Okay guys, so I hope my voice is audible to all and it is clear. If yes, okay, sure. So जैसा कि हम कर रहे थे लास्ट क्लास में डिसीजन ट्री, तो हमने एल्गोरिथम तो देख लिया था डिसीजन ट्री का। अब थोड़ी डिसीजन ट्री के बारे में थ्योरेटिकल सेशंस और थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद डिसीजन ट्री। ओके, नाउ डिसीजन ट्री की बात करूं तो डिसीजन ट्री किस पर्टिकुलर फॉर्म की क्लास सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में अकर करती है? तो कौन से में करती गाइस, सुपरवाइज या अनसुपरवाइज में? Decision tree is an algorithm of which type of machine learning? It is supervised or unsupervised, regression or classification? Anyone? Supervised. Okay. Supervised में regression या classification? Okay, classification. Ravi says. Okay, Malaika is saying both. Vignesh, classification. Actually, decision tree works for both. Decision tree क्या होता है? Work for both. आप डिसीजन ट्री को क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो और रिग्रेशन के लिए यूज कर सकते हो। आप क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड। एज वेल एज रिग्रेशन। भाई अगर क्लासिफिकेशन के लिए यूज करोगे तो आपका जो बनेगा वो जो मॉडल होगा वो किसका बनेगा? डिसीजन ट्री क्लासिफायर। और अगर मैं बात करूं रिग्रेशन की, तो ये वाला पार्ट किसका बनेगा इस मेरा? रिग्रेशन ट्री का। तो बेसिकली दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक सिंपल के लिए होगा या दूसरे के लिए होगा। दूसरी चीज, जो डिसीजन ट्री है ना, इज अ मैनेजमेंट टेक्निक। और लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि मैनेजमेंट टेक्निक ये किस तरह से होती है। आई होप आप सबको याद होगा, जहां पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमने डिफाइन करी थी फॉर कैट एंड डॉग। रिमेंबर दैट एग्जाम्पल? Yes or no? Shall I should take that example again, or you all remember that example? Okay, I should take it again, or you remember? Because yes doesn't denotes for what. We have two classes to classify, whether you know or whether you not know. So just vote. If you know yes, if you don't know no. I have two yeses, zero no. Then I should compare that my model is 100% accurate and your model is completely running fine. Okay. Now, अगर मैं बात करूं डिसीजन ट्री की, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है? वेरी सिंपल होता है टू अंडरस्टैंड। सेकंड, handle both type of data, whether it is categorical means classification as well as regression. तो ये तो उसके होते हैं एडवांटेजेस, और जो मोस्टली आप पढ़ पाओगे उसके बारे में आके अब अगर किसी के एडवांटेजेस होगा तो उसके डिसएडवांटेज। भाई प्रॉब्लम क्या होती है डिसीजन ट्री के साथ? तो बात करते हैं प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कहां पे? ओवरफिटिंग की। दूसरी प्रॉब्लम आती है अनस्टेबल। भाई सपोज करो आपने कहा कि डिसीजन ट्री को कहां तक ग्रो करना था? 10 लेवल तक, मतलब मेरा डिसीजन ट्री केवल इतना ग्रो होना चाहिए था।
अनस्टेबल का मतलब क्या था? अनस्टेबल का मतलब देखो, जैसे आपका एक ट्री ये था, आपने की ट्री में केवल 3 लेवल होने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग ट्री में कितने लेवल होने चाहिए? 3। तो आपके अकॉर्डिंग ट्री में 3 लेवल होने चाहिए। ये 3 लेवल हो गए ट्री के। भाई आपका डिसीजन ट्री ऐसा आना चाहिए था, बट हुआ क्या, जो आपका डिसीजन ट्री था वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल कैसे? या तो वो कम ग्रोथ हुआ, या तो उसकी ग्रोथ क्या हुई? कम हुई। या तो वो इतना ही ग्रो हो पाया, या क्या हुआ, वो ज्यादा ग्रो हो गया। आपका ये मॉडल होना चाहिए था फॉर बेस्ट फिट पर्सन और बेस्ट फिट मॉडल। आपका जो ट्री था वो क्या हुआ? अंडरग्रोन रह गया, और किसी केस में ओवरग्रोन हो गया। भाई मॉडल कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? उस केस में क्या होता है, आपकी मशीन लर्निंग टेक्निक या कोई भी एल्गोरिथम ग्रीडी हो जाती, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रीडी एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। तो प्रॉब्लम वाले में लिख देता हूँ, डिसीजन ट्री इज आल्सो नोन एज ग्रीडी एल्गोरिथम, लालची। ठीक है। और ओवरफिटिंग तो आप जानते हैं, इसके ओवरफिटिंग वाले में क्या आएगा? ओवरफिटिंग में कुछ ये आएगा, देखिए जरा। ओवरफिटिंग वाले में कुछ ऐसा होगा, जैसे आपके पास ये सर्किल, ये ट्राइंगल, ये सर्किल, यहाँ पर ये ट्राइंगल आ गया, ये सर्किल आ गया, तो सबको क्लासिफाई करने के लिए वो क्या करेगा? वो कुछ ऐसी इस फॉर्मेशन की ब्लॉक बनाएगा। मतलब जो कर्व आना चाहिए था वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, बट आपका कर्व क्या हो गया? ज्यादा कर्वी लीनियर हो गया। इसका मतलब मॉडल कॉम्प्लेक्स हो गया, और मॉडल हर एक पॉइंट को कंडीशन सही कराने के लिए क्या कर रहा है? ओवरफिट की प्रोबेबिलिटी पे जा रहा है। और आप जानते हैं ओवरफिट की कुछ कंडीशंस बताई थी मैंने, तो ओवरफिट की कंडीशंस क्या थी गाइस? ओवरफिटिंग के लिए कंडीशन क्या थी? एनीवन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स और चैट विंडो। आई होप आप लोग को याद होगी ओवरफिटिंग की। Now Ravi says that we have low bias and high variance. Okay, so I just write low bias and high variance. इसका मतलब डेटा में बायसनेस तो कम है पर वेरिएशन ज्यादा है, और वेरिएशन ज्यादा होने के कारण आप देख पा रहे हो ना, वेरिएशन ज्यादा है। यहाँ पे बायसनेस तो नहीं है पर वेरिएशन दिख रहा है। इस जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है, ये वाला ग्राफ, यहाँ जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट करा है सर्किल और ट्राइंगल वाला, आपको यहाँ पे दिख रहा है वेरिएशन तो बहुत ज्यादा है, बट बायसनेस बहुत कम है। मतलब मॉडल बायस किसी की तरफ नहीं है, पर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कैन यू एबल टू सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ? So can we say that if the particular graph is followed, then we can say that this particular model is overfit model? Yes or no? अब जैसे अगर आप कहोगे सर ये ओवरफिटिंग है, तो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसमें कौन कौन से फीचर हैं, क्या क्या एलिमेंट अवेलेबल है? तो गाइस चलिए हम उस पर चलते हैं। अभी देख लिया ओवरफिट क्यों होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे आपके पास सपोज करिए 4 कॉलम है, यू हैव 4 कॉलम्स। ठीक है, लाइक एज, जेंडर, प्रमोशन एंड
एंड जॉब एक्सपीरियंस। ठीक है, नाउ आपके अकॉर्डिंग आप कौन से वाले डेटा को अपना पेरेंट वेरिएबल डिफाइन करोगे? सोचो जरा भाई, आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपको कौन से वाले एलिमेंट को चूज करना है? तो भाई कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए ना। आप सिंपल सी बात सोचो भाई, ये 4 वेरिएबल है, इन 4 वेरिएबल्स में से मेरी पेरेंट नोड कौन बनेगा? भाई बात आपकी में आई, पेरेंट नोड कौन बनेगा? पेरेंट नोड मतलब सबसे पहली वाली नोड। और वो कौन सी कंडीशन होगी जहां से हमारा ट्री स्प्लिट होगा? पहली बात तो ये क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई जहां से हमारा ट्री क्या हो, स्प्लिट हो। वो कंडीशन क्या होगी? दिस इज दैट पर्टिकुलर कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगी? और ये पेरेंट नोड कौन होगा? क्योंकि डिसीजन ट्री में तो सबसे बड़ी चीज है कि पेरेंट नोड कौन होगा, पेरेंट नोड के बाद चाइल्ड नोड और उसकी सब नोड कौन होंगी। तो भाई अगर आपको पता करना है कि आपके लिए पेरेंट नोड कौन होगा, तो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप ऑफ कॉमन एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं। कितनी टाइप ऑफ कॉमन एल्गोरिथम्स अवेलेबल है? 4 टाइप। तो चलिए मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो जो सबसे पहली हमारे पास अवेलेबल है, इसमें अगर हमें फीचर या पेरेंट नोड को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं। पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर आता है गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स। सेकंड पैरामीटर आता है इंफॉर्मेशन गेन। तीसरा पैरामीटर आता है हमारे पास चाई स्क्वायर टेस्ट। वैसे काई स्क्वायर कहते हैं बेसिकली, काई स्क्वायर। और जो फोर्थ आता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन इन वेरिएंस। मतलब जो वेरिएशन है उसको रिड्यूस कर दो तो आपका क्या होगा, ओवरफिटिंग रिड्यूस हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बट रिडक्शन इन वेरिएंस किसके लिए यूज होता है? ये आपका रिग्रेशन ट्री के लिए यूज होता है। चाई स्क्वायर, इंफॉर्मेशन गेन, गिनी इंडेक्स इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं आपसे सिंपल सी कुछ एग्जांपल या बात करूं कि हाउ वी विल डिफाइन कि व्हाट विल बी आर पेरेंट नोड, तो पेरेंट नोड से पहले हम क्या करते हैं, हम इन सब के बारे में पता कर लेते हैं कि व्हाट इट एक्चुअली मींस। तो व्हाट इज गिनी इंडेक्स? तो पहले मैं बात करता हूँ गिनी इंडेक्स। तो गिनी इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ इम्प्योरिटी। तो जो हमारे कोर्स में हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। और प्योरिटी used in building decision tree in card in गिनी इंडेक्स। तो अब जरा सिंपल सी बात सोचो। अब आप कहोगे सर ये कार्ट क्या है? कार्ट होती है हमारी एल्गोरिथम, मेन एल्गोरिथम जिसको कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड आई विल राइट व्हाट कार्ट एक्चुअली मींस। कार्ट स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। जो कार्ट स्टैंड करती है वो किसके लिए स्टैंड करती है? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। तो जैसा कि गिनी इंडेक्स के बारे में हम बात करते हैं, तो गिनी इंडेक्स के बारे में हम देखते हैं कि व्हाट हाउ वी विल डिफाइन मेजर ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। ओके, नाउ सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर बकेट, और ये मेरे पास एक बकेट है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, फ्रूट्स हैं। इसमें मेरे पास फ्रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट है। यहाँ पर एप्पल भी है और यहाँ पर बनाना भी है। ठीक है, आई हैव एप्पल एज वेल एज बनाना। नाउ उसके साथ मेरे पास एक और बकेट है। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, फ्रूट के लेवल दे रखे हैं, फ्रूट
के लेबल दे रखे हैं, लेबल। ठीक है, फ्रूट के लेबल में हमारे पास क्या एक्टिविटीज है? हमारे पास दो एक्टिविटीज डिफाइन है। यहां पर दे रखा है क्या? एप्पल। और यहां पर दे रखा है बनाना। ठीक है, नाउ अब अगर आप यहां से एक फ्रूट लेते हो, यू एक्सट्रैक्ट वन फ्रूट फ्रॉम हियर एंड वन लेबल फ्रॉम हियर। ठीक है, ओके। तो आपको क्या लगता है, आपने जो फ्रूट निकाला है और जो वहां से लेबल आया है वो एग्जैक्टली करेक्ट होंगे या उसमें कुछ इम्प्योरिटी होगी? अगर एग्जैक्टली सही है, अगर वो दोनों सही होते हैं, इसका मतलब है 100% प्योर है। 100% क्या है गाइस? वो प्योर है। अगर यहां से एक फ्रूट आता है और यहां से एक लेबल आता है, वो अनइक्वल है, तो इसका मतलब क्या है भाई? इम्प्योर है, देयर इज सम इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी का लेवल या परसेंटेज कहां पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपके कितने फ्रूट हैं और कितने लेबल हैं। तो आप जानते हैं हमारे पास क्या है भाई? दो तरह के फ्रूट हैं, दो तरह के लेबल हैं। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी देखो तो ये कितनी है? 50%। इसमें प्रोबेबिलिटी देखो तो ये कितनी है? 50%। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इम्प्योरिटी का लेवल है वो कितना है? 50% इम्प्योर है। So by the medium, how we actually find that the what is purity and what is impurity during classification, can you find in a very easy and simple step? देख पा रहे हो? क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? इम्प्योरिटी क्या होती है? यस और नो? ओके, तो जैसे इम्प्योरिटी आपको पता पड़ गई, अब मैं चलता हूं इंफॉर्मेशन गेन। देखो गाइस, इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन गेन क्या होती है भाई? जैसे आप पहुंचे किसी के पास, आपसे मुझे उससे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसकी इंफॉर्मेशन कब मिलेगी भाई? जब वो सबसे ज्यादा गुस्सा होगा। भाई सबसे बड़ी सिंपल सी बात है, जब कोई इंसान गुस्सा होता है तो ज्यादा बोलता है। भाई बंदा चुप है तो शायद वो अपनी सारी सीक्रेट्स नहीं बताएगा, पर जब बंदा गुस्सा होगा तो क्या बताएगा? बंदा सारी सीक्रेट बताएगा। सेम वे में अब अगर हमारा डेटा, अगर इंफॉर्मेशन गेन हमें लेनी है तो हमें यूज करना पड़ता है एंट्रोपी। अब व्हाट इज एंट्रोपी? तो मैं बात करता हूं एंट्रोपी की। एंट्रोपी इज द रैंडमनेस इन डेटा। रैंडमनेस इन डेटा मतलब डेटा कितना ज्यादा स्कैटर्ड है। तो जरा एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए भाई। अगर डेटा आपका ऐसा है, ज्यादा स्कैटरिंग है, इसका मतलब उसमें रैंडमनेस ज्यादा है। अगर डेटा आपका ऐसा है, मतलब उसमें रैंडमनेस है ही नहीं है, दिस मीन्स दैट इट इज नॉट रैंडमनेस। रैंडमनेस उसमें जीरो है। यहाँ पे रैंडमनेस क्या है? हाई है। अगर रैंडमनेस हाई होगी तो हमें उसके बारे में ज्यादा फैक्ट पता पड़ेंगे एज कंपेयर टू जब रैंडमनेस लो होगी। अगर गिनी इंडेक्स या इंफॉर्मेशन गेन पता करने हैं कि पेरेंट नोड कौन होगा, सो व्हाट वी डिफाइन डिक्रीज इन एंट्रोपी आफ्टर डेटा सेट इन ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिट। हायर इंफॉर्मेशन गेन वो डिफाइन करेगा उसका प्रेजेंट और पेरेंट नोड। तो इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट याद रख लो कि अगर इंफॉर्मेशन गेन से जाना है तो एंट्रोपी से जाना है, और एंट्रोपी इज अ measure of randomness in data. So just I will write measure of randomness in data। और अगर आपकी सपोज करो 5 वेरिएबल है, यहाँ पे 5 वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है? तो 5 वेरिएबल में से पेरेंट नोड कौन सा होगा? तो भाई कुछ नहीं करने हैं, जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा, मतलब इंफॉर्मेशन गेन जिसका वेरी हाई होगा अमंग 5, वो क्या बन जाएगा? आपका पेरेंट नोड बन जाएगा।
अब आप कहोगे सर आपने गिनी इंडेक्स में तो बताया नहीं, तो मैं गिनी इंडेक्स में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाई स्क्वायर इज नॉट रेयरली यूज्ड एंड रिडक्शन इन वेरिएंस तो वो डायरेक्टली उसमें यूज हो जाता है। तो अब हम चलते हैं किस पे, एग्जाम्पल के पास। और एग्जाम्पल हम कौन सा लेंगे गाइस, चलिए तो एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको जरा। ये वाला पार्ट क्लियर होगा इस, अभी तक इतना पार्ट क्लियर हुआ, इस पार्ट में कोई डाउट तो नहीं है? अगर इस पार्ट में डाउट हो यू कैन आस्क मी। अब हम चलते हैं अपने गिनी इंडेक्स पे, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट हमारी वेरिएबल है। तो अब हम चलते हैं गिनी इंडेक्स कैलकुलेशन पे। गिनी इंडेक्स कैलकुलेशन, तो आई वांट कि आप लोग ना ये डेटा कॉपी कर लो। आई वांट दैट यू शुड जस्ट अ सेकंड। आई होप ये डेटा आप सबको विजिबल होगा, यस और नो? दिस डेटा इज विजिबल टू ऑल? ओके गाइस, तो अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं, देखो अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं हैंड्स ऑन तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं करना है कोई इशू नहीं, आई एम गिविंग टाइम, आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इस डेटा को, वरना डेटा आपको गीक्स फॉर गीक्स पे भी मिल जाएगा, ये डेटा वहीं से लिया गया है in order to explain you कि what are the things how it work. So if you want to copy you can copy, if you don't want to copy it's on you. तो जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास क्या दे रखी है भाई, हमारे पास क्लासेस दे रखी है। हमारे पास कितनी क्लास दे रखी है? हमारे पास एक डेटा है, वो डेटा हमें कोई दे रखा है। अब हमारे पास ये क्लासेस हैं और हमें ये पता करनी है कि हमारे इसमें से पेरेंट नोड कौन होगा। हमारे लिए इसमें से क्या होगा, पेरेंट नोड कौन होने वाला है। पेरेंट नोड कौन सा होता है? पेरेंट नोड वो नोड होता है जहां से हमारा ट्री स्प्लिट होना स्टार्ट होगा। सबसे पहली बार जहां से स्प्लिट होगा वो हमारे लिए क्या डिफाइन करता है गाइस, पेरेंट नोड डिफाइन करता है। तो हमारे लिए पेरेंट नोड कौन होगा, सबसे बड़ी बात तो वो है। ओके, उसके बाद सर, उसके बाद कौन सा वेरिएबल आएगा? भाई माइंड में आपके ये आया कि सर उसके बाद सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा आएगा? जैसे सपोज करो आपने एक माइंड में एक सिंपल सा एक फॉल्स अजम्पशन ले लिया। सपोज करो आपने कहा कि सर सी का गिनी इंडेक्स हमारे लिए सबसे कम आ रहा है, तो उसके बाद जो गिनी इंडेक्स मिला आपका ए मिला। आप कहोगे नहीं सर ए, फिर सर जो पैरामीटर डिफाइन हुआ वो सी बी के बेसिस पे गया, जिसने सर डी और ई को जन्म दे दिया। ठीक है, किसी ने कहा नहीं सर बी से चलना था, किसी ने कहा नहीं सर ये तो डी से जा रहा, तो मैं किसकी बात मानूं? किसी ने सर ये तो ई से जा रहा था, मेरे सारे फ्रेंड्स गलत बोलते हैं। किसी ने कहा नहीं सर ये तो ए से जा रहा था, मैं सही हूं। भाई मेरे पास 5 आ गए। अब 5 डिसीजन ट्री में से कौन से की पेरेंट नोड सही है, कौन सी की नहीं है, ये मैं कैसे पता लगाऊं? कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो भाई मेरे पास किसी ऐसे स्टूडेंट ने कहा सर एक काम करते हैं, हम इसमें से गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपके पास, आपको पता है ये क्लासिफिकेशन टाइप का डेटा है। अब आप कहोगे सर क्लासिफिकेशन टाइप का डेटा कैसे है? तो जरा ये देखो, क्लासिफिकेशन टाइप के डेटा में जो फाइनल क्लास है वो ई है। ई या तो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। तो भाई एज सिंपल एज दैट, ये वाला हमारा क्या हो गया? अगर मैं इसको कहूं ये वाला तो मेरा हो गया वाई, और ये वाले जितने भी हैं ए बी सी और डी, 4 वेरिएबल, ये मेरे सारे के सारे कैसे कैसे अज्यूम होंगे या कैसे देखूंगा इनको, एक्स। नाउ अब जरा इसमें जरा ध्यान से देखो, जो वैल्यू है इनकी, जो ए की वैल्यू है उसका अगर मैं क्या लू, मीन लू। अगर मैं ए की वैल्यू का मीन लू, तो चलिए मीन करते हैं ए की वैल्यू का। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 4.8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5.2
प्लस 5.2 प्लस 4.7 प्लस 4.8 सॉरी 4.8 plus 5.4, then we have 7 plus 6.4 plus 6.9 plus 5.5 plus 6.5 plus 5.7 plus 6.3. ओके, आई होप टोटल कितने इंस्टेंस है? 15 इंस्टेंस ही है, नहीं 16 है। इसको प्लस करेंगे 4.9 से, ठीक है। 16 इंस्टेंस है, डिवाइड बाय इसको करा 16 से, तो जो वैल्यू आ रही वो आ रही 5.58 मींस 5.5, ठीक है। तो मैंने देखा कि ए की एवरेज वैल्यू कितनी आ रही 5.5। तो हमने क्या करा, जो मैक्सिमम अकर्ड वैल्यू है उसकी देखा कि सारी वैल्यू नियर अबाउट 5 आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक अजम्पशन लिया कि जो दो पैरामीटर हैं आपके पास, क्या है, दो तरह की क्लासेस थी। तो क्लासेस कितनी तरह की थी आपके पास? दो तरह की। तो मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करेगी तो एक वैल्यू नेगेटिव क्लास को बिलोंग करेगी, ठीक है। ओके, आपके पास टोटल कितने इंस्टेंसेस हैं? 16 इंस्टेंस है। आपने क्या करा, आपने जो ए था, ए के अंदर डिफरेंट वैल्यू दे रखी थी, तो आपने ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को कहा कि एक वो वैल्यू होंगी जिनकी वैल्यू 5 से ज्यादा है और 5 के बराबर है, एक वो वैल्यू होंगी जिनकी वैल्यू 5 से कम है। ये आप रैंडम भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, ये आप लोग के ऊपर है। कोई 6 भी ले सकता है, कोई 5.5 भी ले सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इतना पार्ट क्लियर हुआ गाइस? इसमें कोई डाउट? सेम वे मैंने क्या करा, ऐसी बी को भी क्लास का, सेम वे में ऐसी सी को करा, और ऐसी क्या करा मैंने, डी को दो क्लास में डिफाइन करा। या तो वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर की वैल्यू डिफाइन करेगा, या तो वो एक इंटरवल के नीचे वाली वैल्यू डिफाइन करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? मैं आगे चलूं गाइस? शैल आई मूव फॉरवर्ड? नाउ अब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे को तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं, मैं केवल एक को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो एक को एक्सप्लेन करने में आप जरा यहाँ पर आओ, जरा यहाँ पर आओ, इस डेटा में आओ जरा। ये डेटा है आपका, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे काउंट करना है। काउंट क्या करना है भाई, जिसकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पे जब मैं नीचे आया, देखो जरा, टोटल इंस्टेंस हमारे पास 16 है। टोटल इंस्टेंस क्या है गाइस, हमारे पास 16 है, ठीक है। और 16 इंस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू किस चीज की, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। क्योंकि जरा यहाँ पर आओ, देखो जरा, इधर देखो जरा ध्यान से, इस डेटा में देखो, तो अगर आप 5 से बड़े को देखोगे उसमें भी पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, देखो जरा। तो मैंने क्या करा भाई, एक ये कंडीशन, पहली तो ये है पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, ये चौथा, ये पांचवा, अब छठवां भी है, पर ये नेगेटिव वाले में, तो नेगेटिव में क्रॉस कर दूंगा। ये नेगेटिव वाला हो गया, ये नेगेटिव वाला हो गया, ये नेगेटिव वाला हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ओके, तो अब जरा हम देखें कि हमारे पास पहली कंडीशन थी ए। ए में हमारे पास दो लेयर आई, या तो जो ए है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो, ठीक है।
इस वाले में दो केस आएंगे, या तो वो नेगेटिव को बिलोंग करेगा या तो वो पॉजिटिव को बिलोंग करेगा। अच्छा, कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वैसे देखा जाए तो 13 जितने भी केस आ रहे हैं, आई डोंट नो, शायद मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। ओ, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो 5 से कम है, तो ये तो काउंट होगा नहीं। लास्ट वाला मेरे कहां तक है? यहां तक। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इसमें कितने आए? 12। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आए? 12। ठीक है, जो टोटल है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव कितने हैं? टोटल 5। तो पॉजिटिव की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 12/5। और जो नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/5। तो आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। पॉजिटिव और नेगेटिव ए ग्रेटर देन 5 पे निकाला। ऐसे हम क्या करेंगे, जब ए की कैटेगरी हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो कह रहा है कि ये लेस देन कितना हो? 5। तो यहां पर भी हमारे पास क्या दो कैटेगरी आएंगी, एक नेगेटिव आएगी और एक क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब भाई इसमें जो टोटल सेट बचेंगे वो कितने बचेंगे? भाई 12 तो उसमें चले गए, तो इसमें कितने बचे? 4। अब पॉजिटिव वाले कितने हैं? तो यहां से पॉजिटिव वाले काउंट करें भाई। एक ये पॉजिटिव है, दूसरा ये पॉजिटिव है, तीसरा ये पॉजिटिव है। तो यहां से पॉजिटिव की केस क्या बने? 3/4 प्रोबेबिलिटी, और नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी कितनी बची? 1/4। ये किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकली? केस ए के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव जब लेस देन 5 हो। और वो ये किसके लिए निकली प्रोबेबिलिटी? नेगेटिव पॉजिटिव के लिए जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो गाइस इस कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट? Any query in this particular calculation? If you want, I can make this calculation more visible. इस कैलकुलेशन में कोई डाउट? ओके, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, नाउ वी विल मूव फर्दर डाउन। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला देखते हैं जिसपे हमें कैलकुलेट करना है। तो गिनी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो ये होता है फॉर्मूला। तो जो गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है ये वाला, 1 माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पीजे, मीन्स 1 माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जे का स्क्वायर। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या आएंगी? दो केस आएंगे आपके, या तो वो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होगी या कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी? नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होगी। Now, if I am saying that it is positive probability or negative probability, on the basis of that, I can justify my statement something like that. अब जरा सिंपल कैलकुलेशन पे आता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी को? तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब इसका जो गिनी इंडेक्स था उसका फॉर्मूला तो ये था 1 माइनस समेशन ऑफ जे वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ जे का स्क्वायर। भाई गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला यही था। तो आप जानते हो आपके पास दो लेवल हैं, एक लेवल किसके लिए आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और एक किसके लिए आएगा? ए लेस देन 5 के लिए। ठीक, नाउ व्हाट यू विल डू, जैसे आपके पास अगर मैं ग्रेटर देन 5 की बात करूं सबसे पहले, तो ग्रेटर देन 5 की बात कर रहा हूं, तो ग्रेटर देन 5 में पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/12। ठीक है, नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/12। अगर मुझे इसका गिनी निकालना है, इस पर्टिकुलर केस का गिनी निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? मैं सबसे पहले लिखूंगा गिनी, कौन से वाले का? ये ए का इनसाइड गिनी है, जहां पे क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे।
इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव 5/12 इसका स्क्वायर प्लस नेगेटिव की बात 7/12 इसका स्क्वायर। तो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ सिंपल कितना आएगा भाई। इसका जो गिनी निकलेगा वो 0.4860। ठीक है, सेम वे में किसका गिनी निकालूंगा, इसका भी गिनी निकालूंगा। इसका गिनी कैसे आएगा, इसका गिनी कुछ ऐसे आएगा, मैं लिखूंगा ए गिनी ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो दूसरा गिनी निकलेगा वो मेरा क्या निकलेगा, वो निकलेगा 0.375, क्योंकि दूसरे वाले केस में कितने थे, इस वाले में कितने थे, पॉजिटिव केस में 3/4, नेगेटिव केस में कितने 1/4। इस कैलकुलेशन में कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस कैलकुलेशन? Now I have to calculate overall Gini for a particular class A. तो ओवरऑल गिनी कैसे निकालूंगा, उसके लिए लिखूंगा गिनी, जैसे कि सिंपल लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा गिनी, और गिनी मेरा ओवरऑल है, तो मतलब किसके बेसिस पे निकलेगा, टारगेट के बेसिस पे निकलेगा, लिख दूंगा टारगेट, और लिखूंगा क्या ए। ठीक है, नाउ आई हैव टू गो इन अ स्टडी फॉर्मेट। हाउ स्टडी फॉर्मेट? अब सिंपल सी बात है, ये जो मैं निकालूंगा ए, वो टारगेट किसके लिए होगा, पॉजिटिव के लिए होगा, और किसके लिए होगा, नेगेटिव के लिए होगा। भाई सिंपल सी बात है, यस और नो, एग्री और नॉट? ओके, अगर आप एग्री करते हो तो आपको ये पता है भाई जो ए है वो दो क्लास से मिलके बना है, एक तो लेस देन 12 और ग्रेटर देन 12। तो इसमें कितने इंस्टेंस आए हैं, इसमें 12 इंस्टेंस आए हैं। किस वाले केस में, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ली गई थी, जब ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 ली गई है, मैं इक्वल टू नहीं लूंगा, बस लेस देन लूंगा, तो हमारे पास कितने इंस्टेंस बचे थे, 4। तो हाउ विल आई कैलकुलेट, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट total probability for target into Gini of previous into Gini of 5,7। ठीक है, उसमें प्लस लगाऊंगा probability of 4/16 into Gini किसका, पॉजिटिव नेगेटिव का। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या थे 3, यहां से जो फाइनल गिनी आएगा वो कितना आएगा 0.45825। कितना है गाइस, 45825। ओवरऑल गिनी पता पड़ गया ए का। तो जो ए का टोटल गिनी आ रहा है, ए का गिनी इंडेक्स कितना आया 0.4582। सो ये गेन पता पड़ गया, यस और नो? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, नाउ आई एम गिविंग अ स्टैटिक प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, मैं आप लोग के लिए स्टैटिक प्रॉब्लम डिफाइन कर रहा हूं। जैसा कि आप, ये डेटा है आपके पास, सो यू मे फाइंड अ लिटिल बिट इशू। तो मैं काम करता हूं, मैं डेटा को कॉपी कर लेता हूं, डोंट वरी,
I am going to copy this data and going to paste up here. ये डेटा क्लियर हुआ? This data is clear enough? Just a second. तो I can write, इस डेटा पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं और इस डेटा पे कैलकुलेट करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन के आपके सामने पेस्ट भी कर देता हूं. जस्ट अ सेकंड. कैलकुलेशन तो आपको पता ही है. ये आपके पास डेटा है, ठीक है, और मुझे कौन सी वाली क्लास को डिफाइन करना है गाइस? ये बी वाली. सो जस्ट अ सेकंड, लेट मी पेस्ट दिस पर्टिकुलर डेटा इन एक्सेल फाइल, और एक्सेल फाइल पे ज्यादा आपको विजिबल हो जाएगा. सो CSV पे हो जाएगा. जस्ट अ सेकंड, लेट मी कॉपी दिस. जस्ट आपको कैलकुलेट करनी है बाकी गिनी, और फिर मैं बताऊंगा कौन से गिनी का किस बेसिस पे हम एग्जाम्पशन लेके फाइनल. डेटा मैंने कुछ और पेस्ट कर दिया गाइस. I'll wait for a while. Meanwhile, I hope so आप सबको ये दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट आप लोग को दिख रहे होंगे. ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास जो केस है, आपके पास जो केस है वो बी के लिए केस है. बी के मैं दो लेवल में डिवाइड कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 3 एंड बी लेस देन 3. ठीक है, आपको मुझे क्या बताना है? आपको मुझे बताना है गिनी किसका? टारगेट का विथ रिस्पेक्ट टू किसके? बी के साथ क्या होगा. अगर आपको वो कैलकुलेशन पता है भाई, फॉर्मूला मैं फॉर्मूला लिख देता हूं. फॉर्मूला गाइस क्या रहेगा फॉर्मूले के लिए? फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 माइनस सम ऑफ, मींस ये पॉजिटिव टू टोटल, इसका क्या करेंगे गाइस? हम स्क्वायर करेंगे प्लस नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल, मींस प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर केस में, और ये तो ये होता है फॉर्मूला. सो नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, जैसा कि अभी मैंने आपको सिखाया है, आप क्या करोगे? उसी बेसिस पे कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि आपका फाइनल गिनी क्या आएगा. सो आर यू एबल टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क? क्या ये कर लोगे? यस और नो? क्या ये हो जाएगा? यस. तो जस्ट गिव मी द वैल्यू फॉर द गिनी. यार वेबसाइट पे जाके चेक मत करो क्या वैल्यू आ रही है, खुद करोगे ज्यादा हेल्प मिलेगी कैलकुलेट करने में. कभी कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि एल्गोरिथम ऑलरेडी कैलकुलेट करके इंस्टेंस देती है. बट व्हाट विल बी द थिंग कि आपको कभी करना पड़ेगा. तो आप स्टार्ट करो. आई विल गिविंग यू 5 मिनट्स. 5 मिनट में आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो और फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, फिर हम आगे चलते. आई विल राइट द रेफरेंस ऑफ दैट आल्सो के लिंक क्या रहेगी. मैं लिंक भी दे देता हूँ आप लोग को ताकि आप लोगों को इशू ना हो. आपके यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ लिंक भी, ताकि एग्जाम्पल के लिए आपके पास लिंक भी अवेलेबल हो. लिंक भी मैंने दे दी है. तो आई एम गोइंग टू कम अप हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस इज योर डेटा. आपको इस डेटा पे क्या करना है? काम करना है. ये है डेटा, 16 इंस्टेंस है. टेक योर, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. 5 मिनट बाद फिर मैं बात करता हूँ आपके साथ. टेक योर टाइम एंड सॉल्व करेक्टली. सो गाइज आई होप सो आप लोग ने कैलकुलेट करा होगा, और you need a little bit more time to calculate. Okay, so what is the answer which is coming? चलिए तो हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए.
ओके पहला केस क्या है कि पहला केस है कि बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 3 से। तो सबसे पहले बी लिख लेते हैं, बी लिख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की वैल्यू की बात कर रहे हैं। आप जानते हो यहाँ पर दो केस होंगे, एक पॉजिटिव को बिलोंग करेगा, नेगेटिव को बिलोंग करेगा। ओके चलिए पॉजिटिव गिनते हैं बी के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि ये ए को बिलोंग कर रहा है और ये वाला पार्ट बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ये वाला पार्ट है बी की लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ बी। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, एक हेडिंग कर लेता हूँ ताकि मेरे को विजिबल रहे चीजें, ताकि मैं बी की जगह सी में ना चला जाऊं और बी की जगह ए में ना चला जाऊं। तो ये है मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू। नाउ व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट ग्रेटर देन पॉजिटिव, पॉजिटिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, so I have total amount of values are first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Okay, now for negative I have first, second, third, I will not calculate this, and fourth. अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो आप बता सकते हो। so I have positive first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. So how many positive are there? 7. And for negative how many terms are there? 4. Okay, now can anybody tell me कि what will be the total probability for it? क्या मैं टोटल प्रोबेबिलिटी 16 कर दूं या मैं प्रोबेबिलिटी वो करूं जो काउंटिंग आई है? तो 4 और 5, 4 और 7 कितना होता है? 11। तो 11 आएगा कि नहीं आएगा या कुछ और आना चाहिए? दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज राइट और रॉन्ग? ओके 3.3 भी, 3.3 कहां पर छूट गया? 3.3, 3.3 कैलकुलेट कर दिया तभी तो 4 नेगेटिव आए हैं, 4 नेगेटिव सर या पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव वाले में 3 भी तो। okay so what was you asking guys? Yes Ravi, your question. Ravi, what was your question? Okay, so can we find this? Okay, now without wasting much time I will be moving down towards overall. So coming to that particular thing, okay, now many of the students says that overall probability of B that you are getting is something like that. Okay, now okay 3.0, okay 3.0 or what I have taken down here. Okay 3.0, okay okay, so the probability for the Guinea is coming 0.345। भाई जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही बी के लिए वो कितनी आ रही? 0.3345। what it is saying, ठीक है, what it is saying, I am not saying what they are saying, ठीक है। so it can come also, टोटल 8 होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल पॉजिटिव 8 होंगे तो या ऑब्वियसली 8 होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहला पॉजिटिव भाई इक्वल टू में दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठवां, सातवां और ये 8, तो 8 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव है मेरे पास, पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव और ये चौथा नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव है
तो टोटल प्रोबेबिलिटी 12 हुई, तो 8/12 और ये बाय 12। अब जरा इसको आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे, प्लस करो और स्क्वायर कर दो इस वाले टर्म को। और 1 में से माइनस करो, तो ये इसके लिए निकल जाएगी। सेम वे में किसके लिए निकाल लूंगा, लेस देन 3 वाले के लिए भी। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस स्टफ। तो यहां से जो निकली मेरे पास, जो प्रोबेबिलिटी निकली वो कितनी निकली, वो ये निकली, और यहां से जो निकली वो निकली 1। ठीक है, तो यहाँ पर केस जो मैंने देखा वो देखा 0 वाले आ रहे हैं मेरे पास पॉजिटिव के लिए उस वाले में। तो भाई सिंपल सी बात है, जब 0 पॉजिटिव के लिए है तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या निकलेगी, 0 ही तो निकलेगी भाई। अगर इसमें से देखो, सिंपल सी बात है, जरा ये वाला देखो, यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली ये 1 नहीं निकलेगी। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना वो 1 माइनस, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे 0/4 है पॉजिटिव वाले के लिए। तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं, तो आप लोग यहां से कैलकुलेशन देख लो। अगर मैं सेकंड वाले के लिए कैलकुलेट करता हूं, सेकंड वाले के लिए लेस देन 3 वाले के लिए, भाई इस वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव निकलेगा और नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, तो जरा पॉजिटिव नेगेटिव में देखो, भाई पॉजिटिव तो कोई बचे ही नहीं है, पहली चीज सारे नेगेटिव बचे, तो पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी तो 0 हुई, डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितने हैं केस उसमें, टोटल इस वाले पर्टिकुलर में केस कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ये 4 बचा। ये कितना आएगा 4/4 नेगेटिव में, क्योंकि सारे नेगेटिव बचे। भाई इसको आप स्क्वायर करोगे, इसको प्लस कराओगे, इसको आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, इसको क्या करोगे 1 से माइनस करोगे, बट क्या करके टोटल करके। आप जरा सिंपल सी बात बताओ भाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 1। भाई 1 में से 1 चला जाएगा, तो बी के लिए, इस वाले के लिए गिनी की जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी कि नहीं आएगी। और अगर 0 आएगी तो सारा का सारा गिनी कौन से वाले को बिलोंग करेगा, ग्रेटर देन 3 वाले को ही। तो यहाँ पर भी मेरा देखो गाइस, ग्रेटर देन 3 वाले के अकॉर्डिंग ही तो आया, तो जो वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही, 0.3345। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तीनों के अकॉर्डिंग गिनी लिख लेता हूं। तो मेरा जो फर्स्ट गिनी आया वो कितना आया, व्हाट वाज माय फर्स्ट गिनी, मेरा जो पहला आया 0.4845825। सो आई एम जस्ट राइटिंग द गिनी फॉर दैट ऑल। सो my Guinea, I will write Guinea for target A was 0.48, sorry 45825. My Guinea for target B was 0.3345. Now my Guinea for target is 0.2, and my Guinea for target is 0.273. ठीक है, ओके। अब जरा ये आपके पास 4 गिनी आ गए, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, आपने यहां पर देखा ये चारों गिनी आ गए। ठीक है, तो आपका जो रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अब यहां से मैं क्राइटेरिया लिख दे रहा हूं, आप यहां से क्या करोगे, अब यू हैव 4 columns or variables to decide which will be parent node। आप यूज कौन सा कर रहे हो, आप क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, वो यूज कर रहे हो गिनी इंडेक्स। तो गिनी इंडेक्स में क्या होता है, आप सिलेक्ट करते हो
मिनिमम गिनी का। मिनिमम गिनी आपने सिलेक्ट करा। अच्छा एक बात बताओ, जो मेरे पास ए बी, जस्ट अ सेकंड, कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी है, उसमें से सबसे मिनिमम गिनी किसका है गाइस? कैन यू सी दैट द मिनिमम गिनी ऑफ इज सी? सी का मिनिमम गिनी है। तो अब क्या होगा, गिनी के बेसिस पे हमारे पास क्या होंगे, वैल्यूज आना स्टार्ट होंगे। तो अब गिनी के बेसिस पे कैसे होंगे, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए फुल फ्लेजेड चार्ट बनाता हूं। तो आप जानते हो ए का जो क्राइटेरिया था वो हमने कैसे डिफाइन करा था। मैं इसमें कर देता हूं, जो ए का क्राइटेरिया था, ए की जो पहली वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 5 ली थी मैंने, इक्वल टू, और जो बी की क्राइटेरिया थी वो कितनी ली थी, ग्रेटर देन, सॉरी, दूसरा जो ए लिया था वो क्या लिया था, लेस देन 5। भाई ए के लिए ये क्राइटेरिया लिया था, सेम में ऐसे बी के लिए क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा, ऐसी किसके लिए लिखना पड़ेगा, सी के लिए, और लास्ट में किसके लिए, डी के लिए। तो एक काम करता हूं, मैं सारे क्राइटेरिया जब यहाँ पर मेरे पास लिखे हुए हैं, so I am going to copy this particular stuff down here, and I am going to copy this particular stuff and going to paste this particular stuff here. ये मेरे स्टफ आ गए। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे सारे के सारे स्टैटिक लिखे हुए हैं। ए के लिए कितने केस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा रिजेंबल कर देता हूँ। ये पॉजिटिव के केस आएंगे, ये नेगेटिव के केस आएंगे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी मेक दिस स्टफ। ओके ओके, तो उसके बेसिस पे जो गिनी आया वो मेरा कितना आया, ये आया। सेम वे में यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके बेसिस पे जो गिनी आया वो ये है। मैं यहाँ पर इसको स्टफ कर देता हूँ थोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बेसिस पे कितना गिनी आया, और जो लास्ट वाला डी है उसके बेसिस पे कितना गिनी आया वो ये दे रहा। ओके, आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ आपके पास क्राइटेरिया क्या है, आपने क्या करा, आपने देखा कि मिनिमम गिनी इज ऑफ सी। नाउ सी विल एक्ट like my parent। सी क्या करेगा, पेरेंट नोड की तरह बिहेव करेगा। तो सी पेरेंट नोड की तरह बिहेव करा, तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे। तो मैं काम करता हूं, मैं अपनी वर्क रिड्यूस करने के लिए डिसीजन ट्री ये वाला ले लेता हूं और इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं। सो आई होप आप सबको ये दिख रहा होगा। भाई जस्ट सेकंड, एक्चुअली so now can you able to see this particular decision tree। यहां से जो डिसीजन ट्री स्टार्ट हुआ है वो क्या हुआ है भाई, लास्ट टाइम तो मैंने आपको एक डिसीजन ट्री बताया ही था। आप उसके बेसिस पे लास्ट टाइम जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना, आप उसके बेसिस पे भी कर सकते हो, आप इधर के बेसिस। तो सी की जो नोड है वो कहां से स्टार्ट हुआ, या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, या तो वो लेस देन हो। भाई ग्रेटर देन में देखा तो वो कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा था, नेगेटिव को। भाई लेस देन में आया तो यहां से फिर भाई सबसे ज्यादा क्या था, सबसे कम तो सी का था 0.2। उसके बाद गिनी किसका निकला था, डी का। क्या निकला था 0.27। तो क्या मिला, डी मिला। डी के बाद गिनी किसका था कम, सी का। सी का क्या था 0.33, और उसके नीचे आके शायद ये ट्री यहीं खत्म हो गया, ए का चांस ही नहीं आया।
अगर ए भी लेना था तो आप ए भी ले सकते, तो वो ए को भी डिफाइन कर लेता, यहाँ पे आ जाता। तो जो गिनी क्या होते हैं, वो जैसी ट्री ग्रो करता है, ट्री जैसी ग्रो करता जाता है, तो जो गिनी की वैल्यू होती है बेसिकली, पहली चीज तो इम्प्योरिटी उसकी 0 की तरफ ट्रेंड करता है, दूसरी तरफ जो लेवल होता है ना वो इंक्रीज करता जाता है, बट एट द एंड ऑफ द साइड ऑफ द नोड गिनी क्या होगा, डिक्रीज भी होता है, जैसा कि हमने डॉग और कैट वाले प्रॉब्लम में देखा। तो जब लास्ट नोड आएगी तो क्या हो जाएगा, गिनी की वैल्यू नियर अबाउट टू 0 हो। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, गिनी कैसे सिलेक्ट करते होंगे पेरेंट नोड के लिए, पेरेंट नोड कौन सा बनता होगा वेरिएबल के लिए, यस और नो? चलिए, तो अब हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करें, आज का वर्किंग स्टार्ट करें। डिसीजन ट्री वाला हमारा ओवर होता है गिनी इंडेक्स, जो कि बाय डिफॉल्ट ले रखा है। तो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं एनजेम्बल टेक्निक, इसको ऑनजेम्बल कहते हैं, लिखते हैं एनजेम्बल है, और रैंडम फॉरेस्ट, जो कि किस पर स्टेट होती है, बैगिंग टेक्निक के ऊपर। काफी आसान है, वेरी सिंपल है। सो इस सिंपल टेक्निक को करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो डेटा लूंगा, मैं जो डेटा सेट लेने वाला हूं वो मैं आयरिस वाला ले लेता हूं, फ्लावर वाला, आपको पता भी है। ओके, इंफॉर्मेशन गेन के लिए आपको एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए फिर सेम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पर वो डिफरेंट तरह से होती है। आपके कोर्स में गिनी दे रखा था, सो आई हैव ओनली टॉट आउट गिनी। आपको इंफॉर्मेशन गेन देखना है तो आप इंफॉर्मेशन गेन इस तरह से जा सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, उसी के ऊपर इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेशन भी दे रखी है ना। इंफॉर्मेशन गेन आप कुछ इस तरह से निकाल, दिस इज अ प्री और परफेक्ट डिफाइंड फॉर्मूला फॉर इंफॉर्मेशन गेन बेस्ड अपॉन एंट्रोपी। नहीं, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट गिनी इंडेक्स विदाउट मैनुअल कैलकुलेशन, आपको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप क्यों नहीं करोगे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप एल्गोरिथम यूज कर रहे हो ना डिसीजन ट्री की, उसमें यहां पर आपके पास एक, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं मॉडल बनाता हूं, जरा देखना यहां पर खुद लिखा हुआ आएगा, देखो जरा, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर मॉडल इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर एंड ओके। तो जरा देखो यहाँ पर क्राइटेरिया करके गिनी लिखा आ गया, आगे यहाँ पर गिनी, क्राइटेरिया इक्वल टू गिनी, यस और नो? कैन यू सी दैट आई हैव सेल्फ के बाद एक क्राइटेरिया आ रहा है जिसकी वैल्यू गिनी लिखी हुई है। So you don't have to calculate, your algorithm will calculate on its own. आपकी एल्गोरिथम सेल्फ कैलकुलेट कर लेगी, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी एंजेम्बल टेक्निक समझते हैं। तो पहले एंजेम्बल टेक्निक समझिए होती क्या। अच्छा, आपने कहा सर, नो एक्चुअली विच मेथड इज बेस्ट, इट इज नॉट लाइक दैट, वो आपके ऊपर है, आप गिनी इंडेक्स से भी जा सकते हैं और इंफॉर्मेशन गेन से भी जा सकते हैं, आंसर आपको सब में सेम, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कभी कभार डेटा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता, तो फाइन ट्यूनिंग कर लेना भाई, फाइन ट्यूनिंग कर लेना ना, आपको फाइन ट्यूनिंग सिखाया तो है, कौन सा बेस्ट पैरामीटर चुनेंगे आप पैरामीटर ट्यूनिंग कर लेना ना। ओके, अब सबसे पहली बात सिंपल वो की है कि ये डिसीजन ट्री में ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम डिफाइन करता हूँ। तो हम डेटा लेते हैं फ्रॉम, पहले इंपोर्ट करते हैं अपने मॉड्यूल, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज np,
डेटा लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स, import load_iris. Now data equal to load_iris एंड डेटा में से x और y ले लेते हैं, डेटा डॉट डेटा, और y में ले लेते हैं डेटा डॉट टारगेट। ये पॉइंट हमारा इतना हो गया, इसको मैंने रन कर लिया, ये मेरा रन हो गया। After running this, what I will do, I will close my eyes and I will make a decision tree model. अब देखिए ओवरफिटिंग का केस क्या होता है आपको पता पड़ेगा। ये डिसीजन ट्री लिया, ठीक है, ये डिसीजन ट्री कर दिया। डिसीजन ट्री करने के बाद आपने क्या करा, मॉडल को फिट करा दिया किस डेटा पे, x, y। अब आप क्या करो, आप मॉडल का स्कोर देखो, ठीक है, आपने देखा मॉडल डॉट स्कोर x, y, भाई जो स्कोर आएगा मॉडल का वो कितना रहा, नियर अबाउट टू 1। इसका मतलब भाई कभी ये पॉसिबल है कि आपका कोई मॉडल 100% एक्यूरेसी की तरफ ट्रेंड कर जाए, पॉसिबिलिटी होती है। Is there any possibility? Rarely one chance, but that also the score will be 99.999 or the accuracy will be somewhat around 99.999. There is a problem. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारी और टेक्निक है। देखो डिसीजन ट्री कभी कभी ओवरफिट करता है, कभी कभी नहीं करता है। आई कैन नॉट से कि 1 स्कोर आ रहा है तो 100% ओवरफिटिंग हो रही होगी, बट इट सेज दैट इट कैन हैव ओवरफिटिंग। ओके, बट आपने कहा सर हमारा जो टेक्निक था डेटा, हम डिसीजन ट्री तो क्या क्या पिछली बार में कर चुके थे, हमारा था एन्सेम्बल टेक्निक, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, एन्सेम्बल टेक्निक में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास एक डेटा दे रखा है, दिस इज 1। ये कितना डेटा है, ये एक डेटा है, ठीक है। अब डेटा हमारे पास है एक, ये मेरे पास पूरा डेटा है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर इस डेटा पे मैं एक एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहा हूं, एक एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहा हूं और उससे क्या लूं, आंसर लूं, तो क्या आंसर मेरे सही ज्यादा निकलेंगे अच्छी तरीके से, यस और नो? जैसे मैंने कहा कोई इंसिडेंट हुआ चाइना और इंडिया बॉर्डर पर, ठीक है, उसको एक न्यूज रिपोर्टर कवर करने गया जो किसका फैन है, बीजेपी का, ठीक है। तो क्या आपको लगता है आपको सही न्यूज मिलेगी या नहीं, जस्ट से यस और नो। इट कैन बी अ बायस, ओके। अगर एक डेटा पे मैं अलग अलग एल्गोरिथम लगाऊं, एक ही डेटा पे अलग अलग एल्गोरिथम लगाऊं, तो शायद अगर ये वाली एल्गोरिथम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, एलआर है, अगर ये वाली एल्गोरिथम डिस्क्री है, अगर ये वाली एल्गोरिथम सपोर्ट वेक्टर मशीन है, तो भाई जब तीनों एक साथ काम करेंगी तो ये हो सकता है ना कि जो सपोर्ट वेक्टर मशीन की बायसनेस हो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन दूर कर दे, और जो डिसीजन ट्री के एरर हो वो दोनों वो दूर कर दें। पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं? There is a huge chance of getting it. So what we do, we actually combine more than 2 algorithms to work on same data, और जब बात आती है फाइनल रिजल्ट की तो हम क्या करते हैं, उनसे वोटिंग करा देते हैं।
रवि, वो मॉडलिंग जो थी ना, वो मॉडलिंग थी जब आपका डेटा ऐसा हो जो सिंगल एल्गोरिथम पे ओके हो। जब सिंगल एल्गोरिथम पे ओके वाला डेटा नहीं होता है, तब सबसे बेस्ट टेक्निक एन्सेम्बल टेक्निक होती है। बट कभी कभी एन्सेम्बल टेक्निक भी कम एक्यूरेसी देगी रादर देन अ सिंगल टेक्निक, अगर वो डेटा पे अच्छी तरीके से फिट करती है। तो ये कभी आप फाइनल अपने माइंड में मत बना लो कि आपने एक एल्गोरिथम पढ़ ली तो बस वही रहेगा। अभी एन्सेम्बल टेक्निक के बाद देखना एक्यूरेसी कितनी बूस्ट अप होगी। अभी मैं आपको लगाने का तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक्यूरेसी करके दिखाऊंगा। जहां एक्यूरेसी 80 पहुंच रही थी ना, एन्सेम्बल टेक्निक उसी को 99.9 पहुंचा देगी विदाउट कॉजिंग ओवरफिटिंग। अब आप कहोगे सर यहां पर हमारे पास तीन लोग मतलब तीन एल्गोरिथम्स, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आपके माइंड में आया सर तीनों एल्गोरिथम से अगर रिजल्ट अलग अलग आया तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम उनका वोटिंग ले लेते हैं, मेजोरिटी ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर क्लास में मैं कहूं यार कल छुट्टी रखना है या कल हॉलीडे रखना है या कल पढ़ा दूं, तो आप लोग वोट करते हो ना, नहीं सर कल पढ़ा दो, नहीं सर कल हॉलीडे दे दो। तो सेम वे में क्या होगा, हर एक एल्गोरिथम अपना एक आंसर लेके आएगी और वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे कि कौन किसको बिलोंग करता है। जिसकी वोटिंग ज्यादा हो जाएगी वही क्या होगा, हमारा फाइनल आउटकम हो जाएगा। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं और इसको करते कैसे? तो एन्सेम्बल टेक्निक को लगाना बहुत आसान है। एन्सेम्बल टेक्निक में क्या होता, एक डेटा होता और देखो इसमें कुछ रूल्स हैं गाइस, वो याद रखने पड़ेंगे आपको। इसमें जो रूल है वो क्या होता है, सिंगल डेटा होता है और एल्गोरिथम्स कितनी होती है, मल्टीपल। क्योंकि ये रूल अलग हो जाएगा जब हम बैगिंग की बात करेंगे। उसमें डेटा के अलग अलग सैंपल होंगे और एल्गोरिथम होगी एक। तो अभी बैगिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डायरेक्टली गोइंग टू बैगिंग, मैं भी एन्सेम्बल टेक्निक की बात कर रहा हूं। तो एन्सेम्बल टेक्निक में मेरे पास जो सबसे पहला एल्गोरिथम है, अगर सपोज करो मुझे एल्गोरिथम सिलेक्ट करना है, तो एल्गोरिथम कैसे सिलेक्ट करूंगा? आपके माइंड में एक चीज आई होगी ना, सर एल्गोरिथम एक काम करते हैं, हम तीन एल्गोरिथम ले लेते हैं। तो सबसे पहले डिसीजन ट्री तो हमने ले लिया है सर, तो एक काम करते हैं डिसीजन ट्री को हम इधर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और डिसीजन ट्री के मॉडल को क्या कर देते हैं, डीटी नाम दे देते हैं, डीटी, डीटी बिलोंग टू डिसीजन ट्री। एक और मॉडल कॉल करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट sbm import svc और sbm मॉडल नाम को किससे कर देते हैं, svc से फाइनल मॉडल बना देते हैं। उसके बाद क्या करा, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, वो आपके ऊपर है, आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। आपने इंपोर्ट करा क्या, लॉजिस्टिक अंडरस्कोर रिग्रेशन, ठीक है। मैंने एलआर ले लिया इक्वल टू, मैंने ये ले लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ये एंड सो। भाई सिंपल सी बात है, ये तीनों मॉडल कर लिए। भाई इसमें किसी को कोई डाउट? नो। अब क्या करेंगे, अब हम एन्सेम्बल टेक्निक लेंगे। एन्सेम्बल टेक्निक भी कहां पर है, sklearn में, फ्रॉम sklearn डॉट, इसमें एन्सेम्बल, ये रही एन्सेम्बल टेक्निक। इसमें इंपोर्ट करेंगे क्या, वोटिंग क्लासीफायर, क्योंकि मैं जो एल्गोरिथम के फाइनल वोट आएंगे ना उसके बेस पे क्लासीफाई करना चाहता हूं, तो मैं यहां से क्या ले रहा हूं, वोटिंग क्लासीफायर। वोटिंग क्लासीफायर कर लिया, ओके। अब क्या कराऊंगा, वोटिंग क्लासीफायर से एक मॉडल बनाऊंगा, तो मैं फाइनल मॉडल बना रहा हूं इक्वल टू। अब वोटिंग क्लासीफायर को करने के लिए मॉडल कर लूंगा, तो क्या करूंगा, वोटिंग क्लासीफायर
कंट्रोल सी और यहां पर पेस्ट। इसके अंदर क्या दूंगा, एस्टिमेटर्स दूंगा। एस्टिमेटर कैसे लिखूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा एक लिस्ट, लिस्ट के अंदर दूंगा टपल, टपल के अंदर जाएंगे आपके एल्गोरिथम्स। भाई 3 एल्गोरिथम है। सबसे पहली एल्गोरिथम का नाम क्या है, सबसे पहली एल्गोरिथम का नाम डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री यहाँ से कॉपी कर दिया, एल्गोरिथम का यहाँ पे नाम देंगे। उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद देंगे उसका मॉडल। तो मैंने उसके मॉडल का नाम क्या लिया, डीटी लिया। भाई ये सबसे पहली लिख दिया स्टेटमेंट। आई होप इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा क्या लिया, सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM। ये मॉडल है, मॉडल का नाम क्या है, मॉडल का नाम है आपका SVM_M। जो थर्ड है आपका वो क्या है गाइस, वो हमने लिया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये अंडरस्कोर तो नहीं आता है, ये अंडरस्कोर नहीं आता है, ये कैपिटल R आता है और यहाँ पर भी कैपिटल R आता है। मैंने इसमें लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, so I will just copy this stuff and going to paste here and I will say comma, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा गाइस मैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मॉडल का नाम LR। ठीक है, ये मॉडल हो गया मेरा। ओके, अब जब ये मॉडल हो गया तो मैं क्या कराऊंगा, डायरेक्ट मॉडल को फिट करा दूंगा। सो आई विल से मॉडल डॉट फिट ऑन x, y which I have taken. Okay, so I'm going to run this. I'm going to run this first, these all. Now I'm going to run this. Okay, LR is not defined. I hope so. I have no. Okay, taken this. ये रन हो गया। उसके बाद क्या करूंगा, मैं मॉडल को फिट कराऊंगा। मॉडल फिट हो गया। नाउ आई विल से मॉडल स्कोर। इसको ना मैं आप लोग को एक मॉडल पे रन करके बताऊंगा तो आप लोग को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मॉडल स्कोर कितना रहा, मॉडल स्कोर 98%। इसका मतलब क्या है, आपका डिसीजन ट्री ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ओवर फिटिंग मॉडल है आपका डिसीजन ट्री। क्योंकि जब इतनी सारी एल्गोरिथम आके एक साथ कंबाइन होने के बाद ये सही रिजल्ट दे रही है, 98 स्कोर दे रही है, और आपका डिसीजन ट्री अकेला क्या दे रहा है, 100%। इसका मतलब क्या है, आपका डिसीजन ट्री कहीं ना कहीं क्या हो गया, ओवर फिटिंग की तरफ चला गया। तो यहां से हमें प्रूफ मिलता है कि डिसीजन ट्री हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम ऑफ ओवर फिटिंग। सो नाउ हाउ टू ओवरकम इट। भाई बात तो वहां पर आई ना, ओवरकम कैसे करेंगे। तो ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितना ग्रो होना चाहिए। दूसरी चीज, हम वही वेरिएबल लें जो रेलेवेंट हो। कभी कभी इररेलेवेंट से भी ओवरफिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, वो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो अभी मॉडल बनाया है, हम उस मॉडल को एक पूरी की पूरे केस स्टडी पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो आई होप लास्ट टाइम मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोग को। आई थिंक आई रिमेम्बर दैट, yes or no? I have given you certain homework, I think so. What was it? होमवर्क क्या था गाइस? What was the thing which I have given to you? डेटा सेट। ओके, चर्न रिडक्शन पे था। तो किसी ने करा था चर्न रिडक्शन पे? ओके, ठीक है। मीनवाइल हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट अवेलेबल था। Where is that particular data set? Just a second.
सो व्हाट आई एम टेकिंग सोशल नेटवर्किंग। मैं सोशल नेटवर्किंग का डेटा ले लेता हूं और सोशल नेटवर्किंग के डेटा को यहां से कॉपी कर लेता हूं, नीचे पेस्ट कर लेता हूं। ये मुझे हेल्प करके बताएगा कि ये एंसेंबल टेक्निक कितना अच्छा काम कर पाता है। तो भाई सबसे सिंपल सी बात है, मुझे सोशल नेटवर्क का डेटा चाहिए, पर सोशल नेटवर्क का डेटा मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल भी तो होना चाहिए, यहाँ पर तो अवेलेबल है नहीं है, तो शायद आई हैव डिलीटेड दैट पर्टिकुलर स्टफ, सो आई एम गोइंग टू रीगेन द स्टफ फ्रॉम हियर। यहाँ से मैं रीगेन कर लेता हूँ जरा सोशल नेटवर्किंग का। so just a second, I will find social networking. So there is a huge amount of data here. It is social networking down here. I will restore the data. Data has been restored to. Okay, now I will change the working directory. Coming back to Python, I will change my working directory. I will change my working directory to desktop. After changing working directory to desktop, what I will do, I will just import all these stuff, all the libraries. After importing all the libraries, I will read the data. Data will be read into my system. Okay. After that, I will clean the data. You know the cleaning process. I am not going through that. I am cleaning the data completely. After cleaning, I will divide my X and Y. I've divided my X and Y. Now, I will split my data into two parts, train and test. Okay. अब आपके माइंड में ये आया, सर मैं या हम आपसे ये चाहते हैं कि जैसे पूरे डेटा को तो सपोज करो हम स्प्लिट और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जानते ही नहीं है, ठीक है, आपने कहा सर हम जानते नहीं है। देखो ये गाइस कभी कभी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जब आप रैंडम चेकिंग कर रहे हो अपने मॉडल की, रैंडम चेकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कही सर हम जानते ही नहीं है कि ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है क्या, हम तो अपने पूरे डेटा को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पूरे डेटा पे ही अपना मॉडल बना रहे हैं और अपने मॉडल में से रैंडमली डेटा लेना चाहते हैं, रैंडम सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि रैंडम सिलेक्शन के लिए सैंपल कहां से लेके आओगे। तो जरा ये देखो, जैसे मेरे पास ये कोई डेटा होता, ठीक है, मैं एक डेटा फ्रेम बना ले रहा हूं छोटा सा, ताकि उससे आप लोग को रेलेवेंसी दिखा पाऊं। जैसे मेरे पास ये डेटा है pg डॉट data frame. Now I will write down here name A B C D E F. Okay, I will write their roll number. One comma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I will write their age. ये मैंने उनकी एज दे दी, ठीक है, ये आपका डेटा हो गया। ठीक है, आपने क्या करा, अपना डेटा प्रिंट करके देख लिया, ये आपका डेटा आ गया और डेटा को रन करने पे देखा तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट आ रहा है। ओके, आई टोटली एग्री कि यार ये फाइनल स्टेटमेंट है आपका। सो नाउ व्हाट यू विल डू, आपको इसमें से सैंपल निकालने हैं, रैंडम सैंपल करना है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो आपने क्या करा, आप सबसे पहले अगर आपको लिखना है रैंडम सैंपल, तो मैंने एक नाम से सैंपल नाम से क्या बना लिया, वेरिएबल बना लिया। सबसे पहले मैंने लिख लिया डेटा डॉट सैंपल। डेटा फ्रेम में एक सैंपल मेथड होता है जहां पे n होता है नंबर ऑफ सैंपल। मैंने कहा इसमें से मुझे 6 हैं, इसमें से मुझे 2 रैंडमली डेटा चाहिए, 3 रैंडम डेटा चाहिए। ठीक है, मैंने सैंपल को प्रिंट कर लिया। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे को देखना रैंडम डेटा मिलेंगे, कितने रैंडमली डेटा है, ये रैंडम डेटा है, कोई से भी उसमें से डेटा आ जाएंगे, डोंट हैव एनी स्पेसिफिक लिमिट। कैन यू एबल टू विजुअलाइज द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
I'm trying to say that if you don't want to divide your data into train and test, you can easily take the sample from the whole data in order to check or in order to validate your concept or in order to validate your fact. This point is clear enough to justify my point? Yes or no? ओके तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये वाले कॉन्सेप्ट से नहीं चल रहे हैं, ट्रेन टेस्ट से नहीं चलेंगे, इसको हम कर देते हैं एम्प्टी। ठीक है, आज हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा है ना, सैंपल वाला, आज हम सैंपल वाले के थ्रू चलेंगे। तो हमने क्या करा, पहले इस पूरे डेटा को फिर से रन करा दिया। भाई इतना पार्ट मेरा पूरा रन हो गया। ओके, ये मेरा पूरा पार्ट रन हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल से x डॉट शेप, x डॉट शेप मुझे देगा इसमें रो कितने कॉलम कितने हैं, तो यहां से मुझे कितने रो मिले कितने कॉलम मिले। भाई सिंपल सी बात है, आपने देखा सर 400 रो है। तो सपोज करो मैंने कहा जो हम सैंपल लेंगे, हमने यहाँ पे assumption लिया जो सैंपल लेंगे टेस्टिंग के लिए, वो कौन से कितने लेंगे, वो लेंगे हम 125, इसी में से रैंडमली कोई सी भी ले लेंगे, सब पे ट्रेन करा रखें। ओके, नाउ आप जानते डेटा रैंडम लेना है, तो रैंडम लेने के लिए क्या करेंगे, आप लेंगे x इक्वल टू जो आपका टेस्ट होगा, तो x अंडरस्कोर टेस्ट ले लिया मैंने, इक्वल टू आप क्या लोगे भाई, आप x और y को भी तो लेना पड़ेगा ना, y को भी तो लेना पड़ेगा ना ट्रेनिंग, जब आप एक्यूरेसी चेक करोगे। ये तो आपने मॉडल को वैलिडेट कराने के लिए सैंपल ले लिया, अगर मैं इसे सैंपल लेता तो या डायरेक्टली ये लिख देता, क्या लिख देता, कैपिटल X डॉट सैंपल n इक्वल टू 125 और x अंडरस्कोर टेस्ट कर देता, तो मेरे पास क्या जाता, मेरे पास ये सैंपल आ जाता टेस्टिंग के लिए। ये निकल आए रैंडम सैंपल है, देख लो रैंडम सैंपल है कि नहीं है। बट ये कब लोगे, जब आपके मॉडल को आपको क्या कराना है, टेस्ट कराना है। यस और नो भाई, एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डू यू एग्री विथ मी और नॉट। बट ये जो डेटा है वो किसके बेसिस पे आया गाइस, ये केवल x के बेसिस पे आया। मुझे x के बेसिस पे तो सैंपल करना ही नहीं था, मुझे किसके बेसिस पे करना था सैंपल, मुझे तो टोटल डेटा के बेसिस पे करना था। तो मुझे सैंपल किसका लेना पड़ेगा, सैंपल इक्वल टू डेटा डॉट सैंपल, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, n इक्वल टू 125, क्योंकि मेरे सैंपल में भी x होगा और डेटा में भी x होगा। आई होप सो आप लोग को अंडरस्टैंड हो रहा होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू रन द ऑल स्टफ, आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस स्टफ। नाउ आई एम टेकिंग रैंडम सैंपल ऑफ 125 फ्रॉम द डेटा and I am dividing my data into not two equal parts, x and y. When I have divided x and y, I have to do the same thing with my sample also, क्योंकि sample में भी मेरा क्या होगा, sample also contain x and y। ठीक है, तो जहां पे मैंने ये लिया है, what I will do, I will say copy, टेस्टिंग का फेज है, so I will only say y underscore test equal to sample dot purchase, and here I will say sample dot drop, and here what I will do, I will say x underscore test। तो गाइस कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, तो डोंट गेट पैनिक कि ये क्या हो गया, इट इज ऑल्सो दैट सेम प्रोसेस, बट यहां पर हमने क्या करा, अपने अकॉर्डिंग डेटा को डिवाइड कर दिया। C underscore test stand for total data, Y underscore test define for testing data। Okay, now what I will do, I will make a model for decision tree
S and compare that decision tree with ensemble technique also. So what I will going to say, I'm going to copy that particular stuff from top. This is that particular stuff. This is that decision tree model. I'm going to copy this particular model down. Okay, I've made this particular model. Now I will say model dot fit x comma y. Okay, now I will also see model dot score. What is the score it is giving for x comma y? X and y are capital here, so I will replace this small x with this particular capital and this particular y with this particular capital. I will come up here x and I will come up here y, and I'm going to run this. The model is going 99.5%. It is damn good accuracy, but if you compare with other model, it may be a damn good, but we cannot say that it is a correct accuracy. It can also be an overfitting model also sometimes. Okay guys, now the thing come to my mind, okay, let me find the accuracy for my model. देखो यार, ये तो ट्रेनिंग फेज में स्कोर है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ स्कोर के लिए क्या, एक काम करता हूँ एक्यूरेसी निकालता हूँ. So what I will say y underscore predict equal to, what I will do, model dot predict x underscore test. I will say c underscore test. Okay, I will say from sklearn dot, I will go with matrix. I will say matrix and I will import accuracy underscore score and I will print the accuracy for this particular decision tree. As well, I have to print the confusion matrix also. So I will say comma confusion underscore matrix and I will going to paste this. Now here I will say y underscore test comma y underscore predict. I'm going to run this. Okay, what it is saying, it is saying that y predict. Okay, I have not run this particular stuff, that's why it is giving me error. Okay, now the prediction, what is the accuracy? 99% accurate. Okay, let us also print the confusion matrix ताकि मुझे ये पता पड़ जाए कि ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट का एक्चुअल बेसिस में आ कितना रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं है सारे ट्रू पॉजिटिव हो गए इसलिए इतनी ज्यादा एक्यूरेसी आ गई, मॉडल बायस हो गया. तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं. जब मैंने रन करा तो यहाँ पे देखो मॉडल काफी अच्छा है. नाउ आई विल नॉट से दैट इट इज अ ओवरफिट मॉडल, आई कैन से मॉडल इज करेक्टली जजिंग द स्टफ. क्योंकि देखो अगर ओवरफिट होता तो या तो इसको बहुत ज्यादा बोलता या इसको बहुत ज्यादा बोलता. ठीक है, but finally it is reducing this also and this also, and there can be a equal distribution of that also or not. It depend guys. ठीक है, ये डिपेंड करता है. नाउ ये 99.99 आया. मैंने कहा था ना कभी कभी एक एल्गोरिथम भी एन्सेम्बल से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है. इट इज प्रूविंग इटसेल्फ, बट वी कैन नॉट से और वी कैन नॉट जज, क्योंकि कभी भी एक मॉडल से हम फाइनल जजमेंट नहीं देते हैं. ओके, लेट्स combine this model with ensemble technique also. तो ensemble technique से combine करने के लिए मैं क्या करूंगा, what I will do, I will copy that particular technique from the above. मैं उस टेक्निक को ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ. So I am going to copy this particular technique. I am going to copy this particular technique. ये टेक्निक मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया ऊपर से. नीचे आया यहाँ पर क्या करा, जहां पर मैंने ये लिया है डिसीजन ट्री का, उसके बाद क्या करा मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया. So what I am going to say, I am going to paste this particular technique down here. ये हो गई. Okay,
अब देखो सिंपल सी बात है यार, ये जो पूरा स्टफ होगा मॉडल नाम से बनाया है, तो मेरे को इशू तो होना चाहिए नहीं चाहिए। इसको कर लिया कॉपी, इसको यहां पर कर लिया, क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट हो गया। भाई एनी डाउट इन दिस कि सर ये आपने कैसे लाए हो, या ये किस फॉर्मेट में करा है? एनी डाउट, यस और नो? चलिए अब इस पे क्या लगाते हैं, ऑनसेम्पल टेक्निक लगाते हैं। ऑनसेम्पल लगाया, ऑनसेम्पल अप्लाई करा, ये रन कर दिया, ये पूरे डेटा पे फिट करा दिया, यहां से हमने प्रेडिक्ट कर लिया, और यहां से एक्यूरेसी देख लिया, और क्या देख लिया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख लिया। यहाँ पे देखो एनसेम्पल कितनी एक्यूरेसी दे रहा है, 80%। इसका मतलब क्या है, देयर वॉज अ चांस ऑफ ओवरफिटिंग। जब तीनों एल्गोरिथम दे रही हैं इतनी कम, और एक एल्गोरिथम डिसीजन ट्री अकेला इतना ज्यादा दे रहा है, देयर मे बी अ चांस, बट वी कैन नॉट से दैट देयर इज अ चांस। तो हम क्या करेंगे, फिर हम फाइनल कंक्लूजन लेने के लिए ये करेंगे, तो द एन्सेम्बल टेक्निक इज प्रोवाइडिंग मी the accuracy which is slightly less than decision tree, but I can go with decision tree also or ensemble technique also, क्योंकि यहां देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले रहा है। भाई ये तो ठीक आया, बट यहां पर जो इंक्रीज हो रहा था उस नंबर को इसने कहा यहां पर इंक्रीज करा दिया। इसका मॉडल मतलब क्या हो रहा कि भाई तीनों एल्गोरिथम जब सही सही, क्योंकि जो एन्सेम्बल टेक्निक होता है वो ज्यादा एक्यूरेट बताता है, क्योंकि ये एडवांस टेक्निक्स में आता है। अब एडवांस टेक्निक्स में आ रहा है तो सिंपल मतलब है कि भाई डिसीजन ट्री ने क्या गड़बड़ी करी है। क्योंकि जरा एक बात बताओ, डिसीजन ट्री और अगर मैं इसकी एल्गोरिथम को कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कॉपी करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, मैं काम करता हूं दोनों की कंफ्यूजन मैट्रिक्स कॉपी करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा देखो जरा ये चीज, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स किसकी है, एन्सेम्बल टेक्निक की कॉपी, एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस पर्टिकुलर स्टफ हियर। ये हो गया। अब डिसीजन ट्री की लेके आता हूं, जरा देखना, ये रही डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री ये यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। जरा ध्यान से देखो भाई, कहीं ना कहीं वेरिडिक्ट दे रही है कि नहीं दे रही। भाई ये तो सही कर रहा है जजमेंट, ये भी सही। भाई ऊपर का केस तो बिल्कुल सही आ रहा है दोनों में, बट डिसीजन ट्री ने गड़बड़ी कहां कर दी, यहां कर दी। भाई जहां पर इसको कुछ एरर देने थे एन्सेम्बल दे रहा है, वहां पर ये क्या दे रहा है, भाई नहीं मैं तो एक ही को गलत कर रहा हूं बाकी सब सही है, बट एक्चुअल में कितने थे, 24 अगर कर रहे थे। डिसीजन ट्री किसको दे रहा, एक को दे। तो ये पार्ट क्लियर हुआ भाई, क्योंकि तीन एल्गोरिथम ज्यादा पावरफुल होंगी ना एज कंपेयर टू सिंगल एल्गोरिथम। ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, इट कैन नॉट बी फॉल्स और इट कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्ट। सिंपल सी बात है यार, अगर तीन प्रोफेसर्स को बैठाला जाए एक साथ, या आप कोई ऐप डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप देखते हो, कोई भी एक बंदा डेवलप नहीं करता है, कितने बंदे डेवलप करते हैं, मोर देन वन और अ टीम। क्यों करते हैं, ताकि एक बंदा जो एरर करे वो दूसरा बंदा उसको पकड़ ले। सेम वे में यहां पर भी क्या है, एक एल्गोरिथम एरर करेगी तो दूसरी एल्गोरिथम उसको क्या करेगी, उसको एडजस्ट करेगी। और एडजस्ट किसके बेसिस पर करेगी, वोटिंग के बेसिस पर। तो सेम में हमारा क्या होता है गाइस, ये एक्चुअल वर्किंग होती है। तो एनी डाउट इन एन्सेम्बल एंड डिसीजन ट्री, कोई एरर या कोई प्रॉब्लम एन्सेम्बल टेक्निक या डिसीजन ट्री में गाइस, एनी डाउट इन दिस? if you have any, नो डिसीजन ट्री बहुत रेयर यूज नहीं करेंगे। रेयर यूज कब करेंगे, डिसीजन ट्री कब यूज करेंगे, ओके देखो सबसे पहली बात, डिसीजन ट्री अगर एक्यूरेसी नियर अबाउट 100% दे और एन्सेम्बल टेक्निक तो 100 के नियर अबाउट पहुंच ही नहीं रहा, तो ये समझ जाना आपका ट्री ओवरग्रोन कर गया है, या आपके ट्री के अंदर ऐसे वेरिएबल है जो इररेलेवेंट है, जो उसको
बिल्कुल क्या कर रहे हैं, बायस कर रहे हैं एक की तरफ। इसका मतलब आपने फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर एलिमिनेशन या एक्स में जो वेरिएबल है उनको सही तरीके से पॉइंट आउट या करेक्ट आउट नहीं करा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आप डिसीजन ट्री के बेसिस पे जाती हैं तो ऐसा ये नहीं है कि आप नहीं जाते हो आप लोग, तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन ट्री अच्छा नहीं है, नहीं, बहुत सारे केस में डिसीजन ट्री जजमेंट देने के लिए काम होता है। डिसीजन ट्री ज्यादा अच्छा एक्यूरेट कंपेयर होता है एज कंपेयर टू लॉजिस्टिक और सपोर्ट वेक्टर मशीन से। तो ये डेटा पे डिपेंड करेगा आपके, ये डेटा नहीं सपोर्ट कर रहा है उसको, बट कुछ ऐसे डेटा होंगे जो सपोर्ट करेंगे डिसीजन ट्री को भी। तो हर एक एल्गोरिथम डेटा डिपेंडेंट होती है, डेटा पे डिपेंड करती है। इसीलिए हमारे ये मैनुअल प्रोसेस है मशीन लर्निंग। अगर हमें ये पता होता इस तरह के डेटा पे ये हो जाता तो ये कैसा प्रोसेस हो जाता, ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाता। फिर जितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है ना आज के वर्ल्ड में, उतनी कभी नहीं होती। क्यों भाई, एक मॉडल बन जाता, एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता, वो अकॉर्डिंग टू द मॉडल, अकॉर्डिंग टू द डेटा देख के क्या करता, हर चीज को डंप करता जाता और आंसर देता जाता। फिर आपकी जरूरत खत्म हो गई और मेरी जरूरत खत्म हो गई। जरूरत किसकी बची, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो हम पाइथन डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग से हट के किस पे कर रहे होते, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मशीन लर्निंग चल रही होती। तो ये चीज समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी पे तो जजमेंट होता है। अगर एक्यूरेसी नहीं है मॉडल की, देखो किसी ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका मॉडल 100% एक्यूरेट है तो वो अच्छा मॉडल है। भाई 100% एक्यूरेट में क्या होगा, देखो जरा, 100% एक्यूरेट मॉडल तो यही हो जाएगा ना कि वो इसको पकड़ नहीं रहा, इसको पकड़ नहीं रहा, सारे के सारे ट्रू पॉजिटिव है। 100% मॉडल क्या होगा, यही तो होगा। ये 100% मॉडल है या नहीं। इसका मतलब है सर आप तो ये वाले एरर को पकड़ ही नहीं पाए। हमारा मॉडल ने इन एरर को तो पकड़ा ही नहीं। जब इन एरर को नहीं पकड़ा इसका मतलब क्या है, या तो वो 1 कर देगा या 0 कर देगा। मतलब कभी कभार वो ऐसा भी कर देगा कि एक्सीडेंट हुआ और चांस था मरने का, उसने क्या कह दिया, नहीं पॉजिटिव है, ठीक है ठीक है ओके पॉजिटिव है। तो ये मॉडल क्या होते हैं, ये मॉडल गलत मॉडल होते हैं। भाई यहां भी कुछ ना कुछ तो गलत, कोई ना कोई तो गलत आएगा ही ना। मॉडल 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता है कभी। तो उसके बेसिस पे हम एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स से जजमेंट देते हैं। इसलिए हम आरओसी एयूसी कर्व देखते हैं, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी देखते हैं। क्लियर हो रहा है ये, तभी हमें पूरी की पूरी मॉडलिंग करनी पड़ती है। दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो। ठीक है, अब बात आई किसकी, रैंडम फॉरेस्ट की। तो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम हम कल करेंगे, थ्योरी में आज आपको समझाता हूं। जरा सिंपल सी एक बात देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। इस डेटा से मैंने क्या करे, सैंपल निकाल लिए रैंडमली। इससे क्या करे, मैंने सैंपल निकाल लिए रैंडमली। इससे मैंने क्या करे, रैंडम सैंपल निकालने के लिए रैंडम डेटा निकाल लिए। कितने निकाल लिए, 10 डेटा निकाल लिए, ठीक है ओके। अब क्या करा, डेटा मेरे पास कितने हैं, मल्टीपल 10 डेटा है। एल्गोरिथम कितनी है, एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम कितनी है, एक एल्गोरिथम है। वो एल्गोरिथम कितने डेटा पे लगी, 10 डेटा पे लगी, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पे लगी। अब वो अगर 10 डेटा पे लग रही है तो आप जानते हैं, सपोज करो एल्गोरिथम जो मेरी है, एल्गो है, अगर मेरी जो एल्गो मैंने सिलेक्ट करी, वो मैंने डिसीजन ट्री सिलेक्ट करी, ठीक है। आज से पहले तक, अभी से पहले तक अगर मैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम लेता था तो आप जानते हो यहां पर केवल मेरे पास एक ट्री आता था, यस और नो, मेरे पास केवल एक ही ट्री आता था।
जो कि कुछ ऐसा दिखता था, यस और नो? यहां पर मेरे पास क्या है, 10 डेटा है, तो नंबर ऑफ ट्री भी कितने आएंगे, 10 आएंगे कि नहीं आएंगे? एग्री और नॉट? आर यू एग्रीइंग ऑन दिस पर्टिकुलर नोट और नॉट? जो हमारे पास ट्री है वो कितने आएंगे, 10 ट्री आएंगे। अब जब हमारे पास इसमें जो 10 ट्री आएंगे तो सिंपल सी बात है भाई, कोई ऐसे भी तो ट्री होंगे ना जो ओवरफिटिंग नहीं हो रहे होंगे, जो हमें सही एक्यूरेट दे रहे होंगे, जिनका जजमेंट काफी अच्छा होगा। तो हम उन 10 में से कौन सा बेस्ट वाला ट्री निकाल लेंगे, बेस्ट ट्री। हम क्या करेंगे, उसमें से सबसे बेस्ट ट्री निकाल लेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इस वाले में से 10 ट्री बनाऊं, ये पहला ट्री, देखो ट्री तो ऐसे ही होता है, दूसरा ट्री, तीसरा ट्री एंड सो ऑन, 10 ट्री होंगे तो एक जंगल की तरह नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जंगल की तरह दिख रहा है ये। और ये किसका जंगल है, ट्री का। ट्री कौन से ट्री, डिसीजन ट्री का। और डिसीजन ट्री कैसे बनाए गए हुए हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हुए। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट मतलब ये रैंडम सैंपल डेटा पे डिसीजन ट्री कैलकुलेट करे गए हैं, और ये बंच है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री का। इसमें से सबसे बेस्ट ट्री मेरे को क्या बनाएगा, मेरा बेस्ट मॉडल बनाएगा, और उसको हमारे जो एल्गोरिथम वो क्या रिटर्न करती है, उस एल्गोरिथम का नाम क्या है हमारे पास, डिसीजन ट्री। तो गाइज ये पार्ट क्लियर हुआ, डिसीजन ट्री को डिसीजन ट्री क्यों कहते हैं, सॉरी रैंडम फॉरेस्ट को क्यों कहते हैं, रैंडम फॉरेस्ट को क्यों रैंडम फॉरेस्ट कहते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर। रैंडम फॉरेस्ट को